जो है डल झील के ऊपर 13 साल के बाद जो है एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें सूर्य किरण और आकाश गंगा की जो टीमें थीं उन्होंने भाग लिया। सूर्य किरण, उसके अलावा सुखोई भी थे, चिनूक थे, ठीक है। सुखोई जो है एयर सुपरियॉरिटी फाइटर है इंडियन एयर फोर्स का, ठीक है। उसकी जो है जो काबिलियत है, मतलब उसकी जो कैपेबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा है। किसी से छिपी नहीं। हाँ, वो किसी से छिपी हुई नहीं, बिल्कुल नहीं छिपी हुई है, क्योंकि वो फोर्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और उसकी मिग ताकत से 21 दुश्मन भी जो है हमारे देश थर्राता के, है। हाँ, थर्राते हैं, थर्राता है। क्योंकि उस पे जो वेपनरी वो कैरी करता है वो मतलब दूसरे एयरक्राफ्ट जो है नहीं कैरी कर सकते, और काफ़ी जो है हैवी लोड वो कैरी करने में सक्षम है। वो उसका जो है सुखोई का जो फ्लाइंग टाइम होता है जी। वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो जी। हवा में अपना फ्यूल भरने में भी सक्षम है, जी। ठीक है। उसके अलावा जो चिनूक हेलीकॉप्टर जो जी। इंडियन एयरफोर्स में रिसेंटली जो है इंडक्ट हुआ है, जी। चिनूक भी मतलब जो है आप लगभग 5 टन के बराबर वजन उठा लेता है, जी। ठीक है। और जो हेलीकॉप्टर होने की वजह से उसकी खासियत ये है कि वो पहाड़ों के ऊपर भी मतलब ईज़िली जो है, क्योंकि हम किसी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से पहाड़ों पे रसद पहुँचाना या जो सामग्री पहुँचानी होती है, दुर्लभ हो। वो बहुत ही दुर्लभ होता है। क्योंकि किसी भी सैनिक के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है, उसके पास जो ज़रूरी एमुनेशन हो सुविधाएँ। और राशन हो, ठीक है ना? क्योंकि अ, एक पुरानी कहावत है कि आर्मी मार्चेज़ ऑन द स्टमक, ठीक है। जो आर्मी है, मतलब जो सेना है, बेसिकली कोई भी सेना हो, आर्मी की नहीं है, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, वो दे आर मतलब डिपेंड, जब तक उनको सही रसद, सही जो एमुनेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, वो सक्षम नहीं हो सकते लड़ने के लिए, ठीक है। तो अगर आज के समय में हमारी जो देश की सरकार है, वो उन चीज़ों पे बहुत ध्यान दे रही है। अगर एयरफोर्स की बात किया जाए तो रिसेंटली हमने देखा कि रफ़ाल एयरक्राफ्ट भी इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हुआ है, चिनूक भी रिसेंटली ही इंडक्ट हुआ है, अपाचे हेलीकॉप्टर जो अटैक हेलीकॉप्टर है, वो भी एयरफोर्स में आया है। तो आज हम जो है काफ़ी सशक्त हैं, और इस सशक्तता की वजह से जो है, हमारी शक्ति की वजह से हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो बहुत ही थराए हुए हैं। अब्दुल कलाम ने भी वही कहा है कि अगर हम फेल होते हैं तो हम जो है कुछ बेहतर करने के लिए हमें जो है हमें अंदर से प्रेरणा आनी चाहिए। अब्दुल कलाम ने भी एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था और वो एयरफोर्स के एग्ज़ाम में फेल हो चुके थे। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो कितने बड़े, ठीक है, साइंटिस्ट बने, देश के राष्ट्रपति के पद तक गए, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से उनको जाना जाता है। तो बस यही है कि धैर्य बना के रखें और कड़ी मेहनत करें। अगर हम बात करें, पाकिस्तान अगर चुप है, नहीं तो आए दिन जो है पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ जो है हरकतें होती रहती थी। आज वो हरकतें बंद हैं, क्योंकि वो बंद इसीलिए हैं क्योंकि हमारी देश की सेनाएँ सशक्त हैं। भी हुआ, सेनाओं को भी काफ़ी ताकत मिली, क्योंकि एक तरह से जो है जब वहाँ की 370 जो है सेनाओं को भी एक्शन लेने में रोकता था, ठीक है। तो वही है कि अगर कोई भी देश जो है, अगर बोलते हैं कि देश के अंदर शांति तभी होती है, जो उस देश की सेना जितनी मजबूत होगी, उस देश के अंदर उतनी ही शांति होगी। नहीं तो हम इराक, सीरिया, अफ़गानिस्तान, इसकी हालत देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में 3.5 लाख की फ़ौज थी और वो तालिबान के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया, क्योंकि उनके पास वो ताकत नहीं थी, वो क्षमता नहीं थी, वो कुव्वत नहीं था। तो इसलिए सेनाओं के पास अपनी ताकत, अपनी कुव्वत होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब सेनाएँ मजबूत होती हैं, तो देश भी मजबूत होता है। सपना था टीचर बनने का, मगर वो तो नहीं हुआ। 3 रुपए का फॉर्म डाला था। 3 रुपए उस समय कीमत होती थी फॉर्म की। घर पे नहीं बताया कि डाँट पड़ने वाली है, मुझे डाँट पड़ेगी, और एयरफोर्स को जॉइन कर लिया। घर वाले भी नहीं जान पाए। देखिए, सबसे बड़ी जीवन में सफलता पाने की जो कुंजी ये है कि आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी होगी। और मेहनत भी मतलब ये नहीं कि आपके रास्ते में अगर कुछ भी रुकावटें आती हैं, तो आप उससे घबरा जाएँ। घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? अपने लक्ष्य के प्रति, और जैसे एक घर बनता है, एक-एक ईंट जोड़ के बनता है, वैसे ही किसी भी व्यक्ति का जो करियर है, चाहे वो अपना एक आईएएस बने या जो भी मतलब जिस भी पद पे वो स्थापित हो, वो एक-एक ईंट उसको रखनी पड़ती है। मतलब हर दिन उसको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका जो करियर है वो निखरेगा।
लोगों से जब मैं बात करता हूँ आपके बारे में, तो लोग यही कहते हैं कि आज आप एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इंटरमीडिएट में आपका डिक्टेंशन था 2-3 विषयों में, और जो आप मेहनत करते थे, लोग यही कहते थे कि नहीं यार, उस एयरफोर्स में नहीं जाना चाहिए, वो उस काबिल नहीं था, मतलब जो उसको आईएएस बनना चाहिए, एक था मन में मैं भी सुनता हूँ तो काफ़ी नहीं कहते नहीं भैया ऐसे थे। तो ऐसी कसक मन में क्या थी, 3 रुपए का फॉर्म डाला था, पॉलिटेक्निक कर रहे थे, अरे यार एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया। देखिए मतलब सपना तो मेरा था कि मैं अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाऊं या ऐसे जॉब में जाऊं जहां पे ट्रांसपेरेंसी हो। तो मेरा जैसे टीचर का था, या मेरे जो टीचर थे, शिक्षक जो थे, वो भी चाहते थे कि मैं किसी अच्छे ओहदे पे जाऊं, क्योंकि वो मेरी काबिलियत को, मेरी योग्यता को जानते थे। लेकिन अब मेरा जो है, अब संयोग बस मेरा जो 12वीं मैंने सन 2000 में मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। कहाँ से किया था सर? मैं आदर्श इंटर कॉलेज महुआबाद गाजीपुर से मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, और उसमें मुझे 72.2% आए थे। और कंप्लीट करने के बाद मैथमेटिक्स में आपके? हाँ, मैथमेटिक्स में मेरा डिस्टिंक्शन था। हाँ। मैथमेटिक्स में मेरे 78 मार्क्स आए थे। हाँ, और ठीक है, फिजिक्स? मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। हाँ। और फिजिक्स में भी मेरा डिस्टिंक्शन था। उसमें जो है मेरे 76 मार्क्स आए थे। केमिस्ट्री में 2 मार्क्स के लिए रह गया था, मेरा 73 आया था मार्क्स। ठीक है, तो ओवरऑल मार्क्स काफ़ी अच्छे थे मेरे इंटरमीडिएट में। उसके बाद मैं पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई किया था। मैं जब 11वीं में था, तो भी मैंने पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई किया था। उस समय भी मेरा पॉलिटेक्निक में हो गया था, और जब मैंने 12वीं की उसके बाद भी मेरा जो है पॉलिटेक्निक में हो गया। होने के बाद एक्चुअली इंजीनियरिंग लाइन में मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन घर वालों की इच्छा थी कि आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएँ, तो फिर मेरा चंदौली पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो गया। तो जो है इसीलिए मैं बीच में ही, पॉलिटेक्निक के बीच में ही वहीं से अपना 3 रुपए का फॉर्म खरीदा। जो कि घर वाले नहीं जानते थे। हाँ, नहीं, घर वालों को नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था कि उनको, कि मैं जो है अप्लाई कर रहा हूँ। मैं गया बिहटा में, मेरा जो 10 ASC बिहटा में सेंटर है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर। जी। तो वहाँ पे मैं जो है अपना फॉर्म भर के, मेरा अक्टूबर महीने में एग्ज़ाम हुआ। अक्टूबर महीने में एग्ज़ाम हुआ, और जो है उस समय एग्ज़ाम का प्रोसीजर ये था कि ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होता था। ऑफलाइन होता था। ठीक है, आज के समय में एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हो गया है, उसमें कई चीज़ें ऐड हो गई हैं। पहले अगर आज के समय की बात किया जाए, तो एग्ज़ाम पहले थोड़ा-सा ईज़ी था। जी। हाँ, केवल रिटन एग्ज़ाम होता था, और रिटन हम लोग का जैसे मॉर्निंग में सुबह के टाइम पे रिटन एग्ज़ाम हुआ, और शाम के टाइम पे रिज़ल्ट सुनाया गया। ठीक है, सबको गेट के बाहर निकाल दिया जाता था एग्ज़ाम के बाद, कि सब लोग गेट के बाहर इंतज़ार करेंगे, और जिनका भी हो जाएगा उनको गेट के अंदर लिया जाएगा। हाँ, वही बात है, और मैं आपको बता रहा हूँ, 3 रुपए का फॉर्म डालना, घर वालों को पता नहीं, पॉलिटेक्निक कर रहे थे, और एक ऐसी प्रतिभा थी, जो राजपुर से मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। लोग कहते भी हैं, जो इनसे बड़े लोग हैं, जो इनको जानते हैं, कि इनमें वो प्रतिभा थी, आज भी ये कार्यरत हैं। भैया, मैं जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि एयरफोर्स में भर्ती होने के बाद अभी आपको कितने साल हो गए सेवा देते हुए? मैंने एग्ज़ाम सन 2000 में दिया था। एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि मेरी उम्र 18 साल नहीं हुई थी, इसलिए मेरा जो जॉइनिंग लेटर था वो लेट आया। तो मेरी जॉइनिंग जो है 2001 में हुई। मैं 19 दिसंबर 2001 को, 19 दिसंबर 2001 को मैं एनरोल्ड हुआ था इंडियन एयर फ़ोर्स में। और आज ऑलमोस्ट 20 साल मेरी नौकरी हो गई है। मैं वर्तमान में सार्जेंट के पद पे कार्यरत हूँ। और तो उस समय एज की क्या बाउंडेशन थी, आज क्या है? जब हम लोग दिए थे उस समय पे 17 साल से लेके 19 साल तक जो व्यक्ति हैं, सिर्फ 2 साल? हाँ, कि व्यक्ति हैं वो एयर फ़ोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। मैं एयरमैन की बात करता हूँ। एयर फ़ोर्स में डिफरेंट कैडर्स हैं, जैसे ऑफ़िसर होते हैं, और फिर एयरमैन होते हैं, और फिर एनसी भी होते हैं। तो हम लोग का एनसीबी का मतलब क्या होता है? एनसी नॉन कॉम्बैटेंट एनरोलमेंट। तो एनसी जो होते हैं, जो ऑफिस में मतलब जिनका चाय पानी पिलाना, साफ सफाई करना, ये सब जो है एनसी में आते हैं। और जो एयरमैन होते हैं, जो उनको एयरफोर्स रिलेटेड टास्क को करना पड़ता है, और उनके ऊपर जो है एयरमैन के ऊपर ऑफिसर होते हैं। तो ऑफिसर्स बनने के लिए तो एनडीए और सीडीएस की परीक्षा देनी पड़ती है। जो कि आप निकाल सकते थे उस समय, अगर भर्ती ना हुए होते? हाँ, बिल्कुल मतलब निकाल तो सकते थे, क्योंकि मैं जब भी अपने टीचर्स को बाद में मिला एयरफोर्स में होने के बाद, तो मुझे जो है हमेशा डांट ही सुनने को मिली। ठीक है, कि तुमने ये क्या किया?
ठीक है, कि ये जो आपने स्टेप लिया है एयरफोर्स ज्वाइन करने का, ये आपके योग्य नहीं था। ठीक है, लेकिन अब ज्वाइन कर लिए थे, फिर घर वालों की भी इच्छा थी कि अच्छा ठीक है आप ज्वाइन कर लिए तो कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि एयरफोर्स भी आपको करियर एनहांसमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस देती है। मैं खुद ही अपना अफसर के लिए 3 बार अपना एसएसबी जो है दे चुका हूँ, और उसमें मैं लगा हुआ हूँ। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद मैं अफसर के रूप में सेलेक्ट भी हो जाऊँ। ठीक है, ये तो समय की बात है। लेकिन मैं 3 बार मैंने एसएसबी, क्योंकि ऑफिसर बनने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एसएसबी होती है। क्योंकि रिटन एग्ज़ाम तो नॉर्मली क्लियर हो जाता है, लेकिन एसएसबी क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब टाइम, मतलब उसमें व्यक्ति की जो इन्हेरेंट क्वालिटीज़ हैं, जो अंदरूनी उसके गुण हैं, उसकी परख एसएसबी में की जाती है। सर कभी ऐसा हुआ हो, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि कभी पिंटू सिंह जी को डाँट पड़ी, अरे नहीं पढ़ना है, घूम रहे हो? नहीं, ऐसी सिचुएशन तो नहीं आई, कभी क्योंकि हाँ, मेरा जो लक्ष्य निर्धारित था, मैं जो है शाम को 8 बजे तक पढ़ता था, 8 साढ़े 8 बजे तक। लेकिन मेरा सुबह का रूटीन फिक्स था। मैं सुबह में बिना किसी के जगाए हुए खुद जो सुबह में 4 बजे जग जाता था, और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक मैं प्रॉपरली जो है पढ़ाई करता था। जो चीज़ों को मेमोराइज़ करना, वो करना, क्योंकि अब हम लोग के समय जो कोचिंग की सुविधाएँ वो भी नहीं थी। ना के बराबर। हाँ, और सोशल हम मीडिया। ग्रामीण बैकग्राउंड से थे, तो उस समय गाँव में तो और भी सुविधाएँ कम हैं, ठीक है? तो हम ना हमें कोचिंग की सुविधा मिली, ना किसी और चीज़ की सुविधा मिली, लेकिन उसके बावजूद भी 72% लाना, वो भी जब हम परीक्षा देते थे, उस समय पूरे क्षेत्र में कोई व्यक्ति होता था जो फर्स्ट डिवीज़न पास होता था। 72% लाना तो थोड़ी बड़ी बात है। तो इन्हीं सब मेरी योग्यताओं की वजह से टीचर जो हैं मुझे डाँटते हैं। लेकिन मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो है आज की डेट में अभी आप जो कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर एयर फ़ोर्स जॉइन करना चाहता है, तो वो 17 साल से लेके 21 साल के बीच में ऑनलाइन फ़ॉर्म होता है। जो कि अभी उस समय आप लोगों के समय 17-19 था। हाँ, हमारे समय 17 से 19 था, और उस समय जो है आपका कॉल लेटर आना मुश्किल होता था, क्योंकि जो है ऑफ़लाइन फ़ॉर्म जमा होता था, तो कॉल लेटर उन्हीं मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उनका आता था, जिनका परसेंटेज जो है 70 के आस-पास होता था या 65 से ऊपर होता था। लेकिन आज के समय पे 50% से ऊपर जो इसका क्राइटेरिया है, 50% है। तो जिनकी भी मार्क्स जो हैं 50% से ऊपर हैं, वो एयर फ़ोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 17 साल से लेके 21 साल के बीच में। हाँ, अभी इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं। जैसे हम लोग जब एनरोल्ड हुए थे, उस समय केवल जो है रिटन एग्ज़ाम होता था, उसके अगले दिन मेडिकल होता था। तो मेडिकल कंप्लीट होने के बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनको घर भेज दिया जाता था, और उनकी जो है समय-समय पे साल में 2 बार जो है इसका जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, जुलाई में और दिसंबर में स्टार्ट होता है। तो मुझे जो है दिसंबर वाले जो पीरियड है उसके लिए बुलाया गया था, ठीक है? तो उस समय केवल 2 ही, मतलब कह सकते हैं कि एक ही परीक्षा थी। बेसिकली मेडिकल टेस्ट तो आपका शरीर का टेस्ट है, तो केवल एक ही परीक्षा होती थी, वो रिटन टेस्ट। अ, लेकिन आज के समय जो है आपको रिटन एग्ज़ाम के अलावा आपको जो फिज़िकल फ़िटनेस टेस्ट होती है, पीएफटी होता है, उसमें भी पास होना ज़रूरी है। उसका कोई मेरिट के लिए मार्किंग नहीं है, लेकिन पास होना, उसमें क्वालीफ़ाई होना ज़रूरी है। और फिज़िकल फ़िटनेस के बाद जो है उसमें एडैप्टेबिलिटी टेस्ट भी होता है, जिसमें एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगा, और एक ग्रुप डिस्कशन होता है। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में जैसे आपको 45 जो आपके पास मतलब सेंटेंसेस लिखे रहेंगे, उसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, सर आज के समय की बात करें, उस समय संसाधन नहीं थे और मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ, उस समय आज की तरह इन्वर्टर का ज़माना नहीं, लैंप में पढ़ना या फिर वो सुविधाएँ नहीं थी। आज जो बच्चों के लिए संसाधन है, आपके घर में या फिर दूसरे जो बच्चे हैं पूरी सुविधाएँ लोग देते हैं, मगर बच्चे उस मार्ग से हट रहे हैं। उस जो उन्हें पढ़ना चाहिए या फिर जो भी पेरेंट्स हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अ, सच में मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल से संदेश क्या देना चाहेंगे? जो भी करें, सही करें, उचित करें और माता-पिता ने अगर आप पे भरोसा किया है तो आप उन पे खरा उतरें। देखिए, आज का समय जो है, मैं जहाँ तक मतलब जो समाज का परिवेश रीड कर पा रहा हूँ, लोग जो है सफलता को तुरंत प्राप्त करना चाह रहे हैं। मतलब उनके अंदर पेशेंस, जो धैर्य की ज़रूरत है, वो नहीं है।
मतलब वो चाहते हैं कि मुझे जो है आज मैंने ये काम स्टार्ट किया और मुझे आज ही सफलता मिल जाए। लेकिन सफलता पाने के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक मकान को बनने में एक-एक ईंट जोड़ना पड़ता है, वैसे ही व्यक्ति का जो करियर का निर्माण होता है उसमें भी एक-एक ईंट हर दिन रखनी पड़ती है। और जब तक हम एक-एक ईंट अपना मतलब अपनी पढ़ाई के रूप में, अपनी जानकारी के रूप में नहीं रखेंगे, तब तक हम अपना करियर नहीं बना सकते। इसलिए मैं लोगों से यही कहूँगा मतलब जो भी व्यक्ति अ, अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो धैर्य रखें और कठिन परिश्रम करें। ठीक है? क्योंकि अगर हमारे पास धैर्य है और परिश्रम है, तो संसार का ऐसा कोई भी मतलब पद नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर जिसे सकते तोड़ हैं। ना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आज के समय पे जो इन्फॉर्मेशन है, आज हमें मोबाइल के थ्रू हर घर में स्मार्टफ़ोन अवेलेबल है और एक मोबाइल के अंदर नॉलेज का भंडार है। क्योंकि पहले हमें कुछ भी पढ़ने के लिए किताबों का सहारा लेना पड़ता था और आज ये किताबें जो हैं, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर उपलब्ध हैं। जी। तो उस मोबाइल फ़ोन के अंदर से आप जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रेडिली अवेलेबल है। ठीक है? पहले तो एक चीज़ पूछने के लिए हमें फिर इंतज़ार करना पड़ता था कि जब हम अगले दिन जाएँगे टीचर के पास, तो फिर टीचर से हम पूछेंगे कि ये क्या होता है, और वो क्या होता ये है? भी होता था कि वो भी ना बता पाएँ। हाँ, वो भी ना बता पाएँ। देखिए, प्रेरणा के स्रोत तो कई लोग थे। मतलब मैं जिनको भी मेरा शुरू से ही मतलब ये रहा है कि जो भी व्यक्ति कड़ी परिश्रम करता है, उससे मैं इंस्पायर होता हूँ। ठीक है ना? मैं देख कर के अब उसमें जो है सबसे पहले मेरे पिताजी भी थे। मैं उनको भी देखता था कि हमेशा दिन-रात मेहनत करते रहते थे। उनसे भी मुझे प्रेरणा मिलती थी। जो अध्यापक मेरे थे, वो भी काफ़ी जो है इन चीज़ों पे ध्यान रखते थे कि उनका एकमात्र उद्देश्य होता था कि मेरा जो शिष्य है, मेरा जो विद्यार्थी है, उसको मैं अच्छी से अच्छी तरह से शिक्षा दे पाऊँ। वो उसके लिए उसको बोलते हैं ना अपने छात्र को वो डाँट भी लगाते थे, कभी-कभी पीटते भी थे। ठीक है? आज के समय पे वो टीचर का इंटरेक्शन कम हो गया है और कम होने के कारण केवल टीचर ही नहीं है, हम जो घर के माता-पिता भी हाँ, उसमें गार्जियन भी हैं क्योंकि एक बार किसी अगर छात्र को पीट दिया जाता है तो माता-पिता स्कूल में पहुँच जाते हैं कि आपने जो है ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन जब तक बोलते हैं ना कि थोड़ा जो डर है वो होना ज़रूरी है। डर जब क्योंकि बचपन में क्या होता है ना कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें हर चीज़ की समझ नहीं होती है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। लेकिन उचित चीज़ें ही बताने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हमें उसका कोई मार्गदर्शन करे कि और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी वहाँ पे मौजूद थे और सुखोई से लेके चिनकू मिग-21 तक के विमान आज एयर फ़ोर्स की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे ज़िले से मनोज सिन्हा जी आते हैं और वो आज जो है जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं। ठीक है, आज जो है डल झील के ऊपर 13 साल के बाद जो है एयर शो का आयोजन किया गया। अफ़गानिस्तान में 3.5 लाख की फ़ौज थी और वो तालिबान के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया। क्योंकि उनके पास वो ताकत नहीं थी, वो क्षमता नहीं थी, वो कुव्वत नहीं था। तो इसलिए सेनाओं के पास अपनी ताकत, अपनी कुव्वत होना बहुत ही ज़रूरी होता है। मेरे लिए क्या संदेश है? अम, मैं जो है आपको देख कर के और हर उस शख्स को देख कर के जो है जो आगे मतलब मैं देखता हूँ कि अपनी काबिलियत की वजह से आगे बढ़ते हैं, मुझे बहुत ही खुशी होती है और मैं जो है हमेशा जो है मेरी अंदर ये मतलब भावना रहती है और अभी भी है कि मैं जो भी उभरते हुए व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति हैं उनकी सहायता कर सकूं जिससे हमारे गांव का ज़िले का प्रदेश का नाम हो सके और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे गांव से जो है आप जो है इतना ज़्यादा मतलब इस ऊंचाई तक पहुँचे और मेरी ये दुआ भी रहेगी शुभकामनाएं हैं कि आप जो है और भी ऊंचाइयों को प्राप्त करें। मैं आपको किसी बड़े चैनल में स्थापित होते हुए देखना चाहता हूँ कि आप जो है मतलब क्योंकि गर्व होता है कि हमारे गाँव का व्यक्ति जो है देखिए क्योंकि हम किसी को भी गर्व से कह सकते हैं कि ये हमारे सुशील तिवारी जी हमारे गाँव के हैं कि तो मैं बस यही कहूँगा कि आप लगे रहिए, इधर-उधर की बातों पे कुछ भी ध्यान नहीं दीजिए, अपना एक लक्ष्य जो बनाए हैं उस अब और आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, ये खुशी है मुझे कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उस लक्ष्य पे निरंतर चलते रहिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि वही सफलता की जो कुंजी होती है ना, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री की ही बात किया जाए, ठीक है? वो बचपन में एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वो भी छोटा-सा रेलवे स्टेशन था जिस पे चाय बेचते थे और आज वो प्रधानमंत्री तक पद तक पहुँचे हैं, तो वो एक दिन में नहीं पहुँचे हैं।
उसके प्रधानमंत्री तक पहुंचने का जो सफ़र है वो बहुत ही लंबा है और कठिन परिश्रम भरा हुआ है। एक वो कार्यकर्ता के रूप में जगह जगह बैनर लगाना, ये सारे कार्य वो कर चुके हैं। तो उन्हीं जो ऐसी शख्सियत होती हैं उन सब से हमें बोलते हैं कि इंस्पिरेशन, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपना जो लक्ष्य है उस पे आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी भी इस जो क्षणिक असफलता होती है उससे घबराना नहीं चाहिए। एक खास मुलाकात, 3 रुपए का फॉर्म डालना, एयरफोर्स में भर्ती होना, पॉलिटेक्निक को छोड़ना, घर वालों को नहीं पता। जो बेबाक इंटरव्यू, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे बड़े भैया हैं। भैया, मेरे चैनल में आपको इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।